बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा तरीक़ेकार होता है जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी अदारे के मकासद को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि तलीमी अदारे जब बनाए जाते हैं तो उसको बनाने का भी एक मकसद होता है, और उस मकसद को हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बुनियादी असूल होते हैं, और वो असूल कौन कौन से हैं जिसके ज़रिए हम लोग उस तलीमी अदारे के मकासद को हासिल कर सकते हैं। वो है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ एवेल्यूएशन। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप को उर्दू में कहते हैं जमहूरी क़यादत, यानी कि जमहूरी क़यादत का असूल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप किसे कहते हैं? डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर हर शख्स को ये बुनियादी हक़ दिया जाता है कि वह डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करे और अपनी जो राय है उसको उसके बारे में बताए। तो जब भी हम लोग अपना एक लीडर चूज़ करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, हम लोग ये नहीं देखते कि इसके पास कितना, इसका क्या स्टेटस है या माशरे में इसके पास कितनी पावर है, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि क्या इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो किसी मसले को हल कर सके। तो तालीम के अंदर देखा जाए तो एक जो सुपरवाइज़र है वो एक लीडर के तौर पर काम करता है। जब भी किसी चीज़ का वो फ़ैसला करता है, वो एक कंक्लूजन के ऊपर आता है, तो कभी भी वो अपनी पसंद नापसंद या अपनी राय का इजहार नहीं करता, बल्कि किसी भी काम का, किसी चीज़ का जब भी वो फ़ैसला करता है तो अपने ग्रुप के अंदर मौजूद दूसरे लोगों के साथ उस प्रॉब्लम को शेयर करता है, ताकि दूसरे लोग भी अपनी राय दें, और राय देने के बाद ही वो एक फ़ैसले के ऊपर, एक नतीजे के ऊपर आ सके, ताकि ये ना हो कि उस राय का जो है एक गलत असर हो जाए और वह सिर्फ़ और सिर्फ उसका बोझ एक बंदे के ऊपर पड़ जाए कि इस बंदे ने ये मशवरा दिया था, इसकी वजह से ये सारा काम ख़राब हुआ। बल्कि किसी भी मसले का जो नतीजा निकालना है, उसका जो हल निकालना है, उसके लिए हमें अपने ग्रुप के अंदर मौजूद दूसरे लोगों के साथ भी डिस्कशन करनी है, ताकि सबकी राय से एक नतीजा अखज़ हो सके और उसके ज़रिए ही हम लोग इसे सब के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो तालीम के अंदर एक सुपरवाइज़र कभी भी अपनी राय नहीं देता, बल्कि मसले को ग्रुप के अंदर मौजूद दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है, ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपने आइडियाज़ को फ्रीली प्रेजेंट कर सकें। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है? ताउन। यानी कि यहाँ पर एक सुपरवाइज़र को ये सोचना होता है कि वो किसी भी मसले का अकेला जो है हल तलाश नहीं कर सकता, बल्कि उस मसले का हल तलाश करने के लिए उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत है। यानी कि वो दूसरे लोगों के साथ बाहमी सलाह मशवरे करता है और उनके ज़रिए जो है किसी मसले का जो है हल तलाश करता है। जैसे कि अगर सुपरवाइज़र के पास एक ये मसला है कि इस फिज़िक्स को पढ़ाने का बेहतर तरीका कौन सा है, तो वो स्कूल के अंदर मौजूद जितने भी टीचर्स हैं उन सब के साथ डिस्कस करेगा, और फिज़िक्स के जो टीचर्स हैं वो बेहतर तरीके से बताएंगे कि फ़िज़िक्स को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। इस तरह वो बाहम तावन करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक मसले का जो नतीजा है वो निकालते हैं कि बेहतर तरीका ये वाला है कि हम लोग इस तरीके के ज़रिए फ़िज़िक्स को पढ़ाएँ। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन हमें बताता है कि किसी भी मसले का हल किसी एक फ़र्द के पास नहीं होता, बल्कि उस मसले का हल बाहमी सलाह मशवरे से ही तलाश किया जा सकता है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। जैसे कि एक सुपरवाइज़र है, वो किसी भी मसले को दूसरे टीचर के साथ डिस्कस करता है, दूसरे टीचर बहुत अच्छे से बताते हैं कि इस मसले का क्या हल है। इसके अलावा सुपरवाइज़र को चाहिए कि वह साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए किसी भी मसले का हल तलाश करे। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फ़लाँ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मेरी सिर्फ यही ज़िम्मेदारी है, मेरा दूसरे टीचरों के साथ कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि एक जो टीचर है उसको दूसरे टीचर्स के साथ भी मुकम्मल हम आहंगी के साथ, यानी कि कोऑपरेशन करनी चाहिए। कोऑपरेशन के ज़रिए जो है इन्हें काम करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही यही है कि लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो मिलकर काम कर सकें। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं, तो जब सारे डिपार्टमेंट मिलकर बहुत अच्छे से काम करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी जो है उसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा हाई होती है, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी कहलाती है। इस तरह एक स्कूल है, उसके अंदर जितने भी टीचर्स हैं उन सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा स्कूल के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, तो हमें इन सब्जेक्ट्स के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचक का असूल।
कोई भी चीज़ अगर फ्लेक्सिबल होती है तो इसका मतलब है कि हम लोग उस चीज़ को बदल सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे क्ले के साथ खेलते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की वो चीज़ें बनाते हैं और दोबारा फिर उसको चेंज करके कुछ और बना लेते हैं। और एक तरफ अगर आप देखें ईंट को, तो ईंट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजिड होती है। तो जो भी चीज़ फ्लेक्सिबल होती है उसके अंदर खुद को तब्दील करने की सलाहियत होती है। तो अगर तलीमी इदारों के अंदर देखा जाए तो हम लोग कुछ रूल्स वगैरह और कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह वहाँ पर बनाते हैं, उनको सेट किया जाता है। तो अगर हालात बदल भी जाएं तो हमें चाहिए कि इस किस्म के रूल्स और इस किस्म के हम लोग स्टैंडर्ड बनाएं कि अगर हालात बदल भी जाएं तो वह खुद को ईज़िली मॉडिफाई कर सकें, खुद को वहाँ पर एडजस्ट कर सकें। इसकी मिसाल इस तरह से भी ली जा सकती है, जैसे कि एक टीचर है, वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाता है एक तरीक़ेकार के ज़रिए। जैसे कि अगर वो फ़िज़िक्स पढ़ा रहा है और बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, टीचर फिर दूसरी बार उसी तरीक़ेकार के ज़रिए इस ही बच्चों को समझाएगा, बच्चों को फिर भी समझ नहीं आएगी। यानी कि टीचर क्या हो गया है, वो रिजिड हो गया है। तो जब टीचर अपना एक ही मेथड को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, जिससे बच्चों के अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा और उनका जो पैशन होगा उस सब्जेक्ट के लिए वो भी कम हो जाएगा और उनका अपने टीचर के साथ कोई रिलेशनशिप जो है वो इतना ख़ास नहीं होगा। इसलिए एक टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर बच्चे को एक तरीक़ेकार के ज़रिए अपने सब्जेक्ट्स की समझ नहीं आ रही तो टीचर को चाहिए कि वो अपने उस मेथड को चेंज करे, ताकि बच्चों को एक ऐसा मेथड के ज़रिए पढ़ाया जा सके जो कि उनके लिए एक ईज़ियर मेथड हो। इसलिए तालीम के अंदर एक सुपरवाइज़र को फ़्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हर एक टीचर की जो ज़रूरियात होती हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं। जैसे कि टीचर क्लास के अंदर मौजूद हर एक स्टूडेंट को समझता है कि किस स्टूडेंट को किस तरह से समझ आती है, तो इस तरह सुपरवाइज़र को भी समझना चाहिए हर एक टीचर की नेचर को कि इस टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है तो इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि उस ज़रूरियात को पूरा किया जा सके और बच्चे भी क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। इसके बाद आता है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, यानी कि मनसूबाबंदी का असूल। अब जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसका एक मकसद होता है और उस मकसद को हम लोग प्लानिंग के ज़रिए अचीव कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का क्या मकसद है और इस मकसद को हम लोग किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमें जो है किस चीज़ क्या करने की ज़रूरत है और हम लोग ये किस तरह से करेंगे। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर सोचा जाता है। एक बंदा जिसका नाम क्या है, आयर। अब वो इस चीज़ के बारे में क्या कहता है? आयर ये कहता है कि एक सुपरवाइज़र जिसके पास कोई प्लान ना हो, इसका मतलब यही है कि इसकी कोई मंजिल नहीं है। तो इसलिए एक सुपरवाइज़र को चाहिए कि वो किसी भी सूरत हाल का केयरफुली मुशाहदा करे और ये सोचे कि मुझे इसके लिए क्या जो है अपने मकासद बनाने चाहिए और इस मकासद को हासिल करने के लिए मुझे किन किन लोगों की ज़रूरत है, मुझे किन किन अदारों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एवेलुएशन। एवेलुएशन जो है ये सुपरविज़न की एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक फ़ंक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट का टेस्ट लिया जाए या फिर टीचर जो है उसका टेस्ट लिया जाए और ये देखा जाए कि उन्होंने कितने अच्छे से पढ़ाया है और जो हमारा तलीमी मकसद था कि क्या ये पूरा हो गया है या नहीं। इसके अंदर हम लोग ये नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं कि स्कूल की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा जो सुपरवाइज़र है वो अपना किरदार देखता है कि मैंने टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या किरदार अदा किया है और वो ये सोचता है कि टीचर के साथ वो कोऑपरेट करे और एक क्राइटेरिया सेट कर सके। इसलिए एक सुपरवाइज़र को टीचर के साथ मिलकर एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, ताकि उस क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए वो ये देखे कि उसका तलीमी इदारे के अंदर क्या किरदार है, टीचर का वहाँ पर क्या किरदार है और अगर उन्हें बेहतर बनाने की ज़रूरत है तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं। यानी कि अपने किरदार का जायज़ा ले और जो उस्ताद हैं उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसका जायज़ा ले सके।